नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज अफसरनामा में हमारे साथ मध्य प्रदेश काडर के एक ऐसे युवा आईपीएस अधिकारी हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, जिनसे भविष्य में बहुत उम्मीदें हैं। जाहिर है एक युवा अधिकारी से हमेशा हम उम्मीद करते हैं, और अधिकारी क्या, हर युवा से जो एक निश्चित और सकारात्मक दिशा के साथ आगे बढ़ चला है। तो हम सब की उम्मीद होती है कि वो किसी भी क्षेत्र में हो जीवन के, लेकिन हमें उम्मीद होती है कि वो ज़रूर अपने कार्य से देश का, प्रदेश का, अपने परिवार का मान और सम्मान बढ़ाएगा। आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो 2023 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में एसडीओपी सिहोरा की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं, कानपुर से, और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आईआईटी कानपुर से उनका नाता रहा, यानी इंजीनियरिंग की डिग्री उन्होंने हासिल की आईआईटी कानपुर से, और उसके बाद वो एमबीए के लिए बेंगलुरु के जो प्रतिष्ठित संस्थान है वहाँ गए, और बाद में उन्होंने कुछ नौकरी भी की, और फिर मन बना कि नहीं, अखिल भारतीय सेवा में जाना चाहिए। और आईआईटी कानपुर का बड़ा स्वर्णिम इतिहास है ये कि आप वहाँ जाते हैं तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो ड्यूरिंग स्टडी ही मोटिवेशन उनका अखिल भारतीय सेवा की तरफ हो जाता है। यानी एक कंजेनाइटल एटमॉस्फेयर है वहाँ जो आपको प्रेरित करता है कि भैया ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है जहाँ जन सेवा भी है, राष्ट्र सेवा भी है। नहीं तो आईआईटी कानपुर और ये जो हैं बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत पैसे वाली नौकरियों के रास्ते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से निकलकर अखिल भारतीय सेवा में आते हैं तो निश्चित तौर पर आपका स्वप्न, आपकी दृष्टि कुछ अलग होती है। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं आदित्य सिंघारिया जी। सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। नमस्कार आदित्य जी, कैसे हैं आप? नमस्कार श्रेय जी, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा ज़रूर अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने परिवार के बारे में हमको बताइए। और इस कार्यक्रम में अक्सर हम अपने मेहमानों से ये कहते हैं कि हम पीछे ले जा रहे हैं उनको, टाइम मशीन जैसे किसी कॉन्सेप्ट में, कि टाइम मशीन की एक चेयर पर बिठा दिया और मैं ले गया आपको उत्तर प्रदेश में 15-16 साल के आदित्य जी की एज में। और उस समय क्या सपने थे, घर का किस तरह का परिवेश था, मम्मी पापा, माता पिता जी का किस तरह का मोटिवेशन था, गाइडेंस था, ज़रा बताइए हमको। नमस्कार शरद जी, मेरा नाम आदित्य है और मैं कानपुर यूपी का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यूपी से ही की है। मेरे फादर एक सिंपल शॉपकीपर हैं और मेरी मदर एक हाउसवाइफ रही हैं। और मैंने उसके बाद फिर बीटेक आईआईटी कानपुर से किया और फिर मैंने एमबीए आईआईएम बेंगलोर से किया। उसके बाद 1 साल जॉब करी। उसके बाद फिर जॉब करने के बाद कुछ चीज़ें चेंजेस आए जिससे मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करी, और फिर अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अपनी पहली पोस्टिंग में। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सभी पूरी फैमिली का, और पूरी नॉट ओनली फैमिली, आई विल से कि पूरी सोसाइटी का ही इसमें काफ़ी योगदान रहा है, जिसके कारण आज हम इस पोजीशन पे बैठ सके हैं। और यही एक मोटिवेशन भी था, यही एक कारण भी था कि जिस सोसाइटी ने आपको इतना दिया, जिस सोसाइटी ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो इट इज़ द टाइम टू गिव बैक टू दैट सोसाइटी। एंड ये एक मोटिवेशन था। आदित्य जी, ज़रा हम ये भी समझना चाहेंगे कि जैसा आपने हमें शुरू में भी बताया कि मन में आगे बढ़ने का एक भाव तो शुरू से ही रहा ड्यूरिंग स्कूल डेज़, लेकिन जब आगे बढ़े तो यहाँ मेंटर या गुरु की भूमिका माता पिता के साथ साथ किसने निभाई? पहले तो माता पिता की भूमिका पर ही किसने आपको प्रेरित किया कि अपना एक अलग मकाम बनाइए, अलग स्थान बनाइए? माता पिता दोनों का इक्वल रहा सपोर्ट या किसी एक का अधिक था? दोनों का इक्वल सपोर्ट ही था सर जी। और आप भी अपनी फैमिली कंडीशन देखते हैं, आप भी समझते हैं कि फिर नहीं, दिस इज़ द ओनली वे, एजुकेशन इज़ द ओनली वे। अगर आपको उससे बाहर निकलना है तो आई थिंक पूरी फैमिली का ही योगदान था इसमें। माता पिता भी नहीं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली भी थी साथ में।
और भी एक योगदान एक भैया का योगदान था। भैया थे एक बड़े जिन्होंने मेरी पूरी जर्नी राइट फ्रॉम स्टार्टिंग स्कूल से लेके आपको आईआईटी जाना है, फिर आईआईएम जाना है, फिर उसके बाद ये करना है, तो ये पूरी प्रेरणा मुझे वहाँ से मिली। वाह, तो मतलब मैं कहूँ कि एक भैया एक अलग भूमिका में रहे। वो क्या करते हैं बड़े भाई साहब आपके? भैया अभी यूएस में हैं, वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वाह। और स्टार्टिंग से उनका एजुकेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक था कि फैमिली से कोई ना कोई ऐसा निकले जिससे मतलब कि इस पूरी फैमिली को हम आगे ऊपर उठा सकें। और जब आईआईटी में आए तो ये कुछ सीनियर्स थे आपके या आपके कोमेट्स ही थे, आपके साथी थे जिन्होंने कहा कि आदित्य अब एक और लक्ष्य लेकर चलना है आगे? डेफिनेटली सीनियर्स वहाँ पे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको मतलब अलग अलग, नॉट ओनली सीनियर्स, आपके बैचमेट्स भी होते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक आपको वहाँ पे से इन्फ्लुएंस मिलता है, कि आपको एनवायरनमेंट तो मिलता ही है कि अच्छा एग्ज़ाम होता कैसे। तो एग्ज़ाम को समझा, मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम से पहली बार जब फेस टू फेस वहाँ पे हुए कि हाँ यार कुछ ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें इतने तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑप्शनल होता है और फिर क्या क्या चीज़ें इसमें पार्ट्स होते हैं, एंड देन उसके बाद फिर आगे बढ़ता गया। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह आपकी जर्नी चलती रही। आईआईएम से निकलने के बाद जो आपने नौकरी की वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी जहां आपने जॉब किया? हाँ जी शरद जी, ये एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, गोल्डमैन सैक्स, जो एक अमेरिकन कंपनी है। तो मेरी बेंगलोर में ही जॉब थी, तो मैंने 1 साल इसमें जॉब किया। ये सीधे आईआईएम के बाद ही प्लेसमेंट था मेरा डायरेक्ट। जी, तो वो अनुभव कैसा रहा? क्या उस दुनिया ने आपको बहुत लुभाया नहीं, जहाँ बहुत पैसा है, जहाँ विदेश में बसने के अवसर हैं और आगे जाने के रास्ते खुले हैं, उस दुनिया में आपका मन नहीं लगा? डेफिनेटली आपने सही बोला। ये एक ये था तो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप बाहर सेटल हो सकते थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। बट कहीं ना कहीं एक मैं फ़ॉरेन भी मैंने 3 महीने वहाँ पे रहा हूँ और एक माइनर कोर्स भी किया है। सो मेरा ये था कि अब मैं बाहर तो नहीं रहूँगा, इतना रह के समझ में आ गया था कि नहीं, मुझे इंडिया में ही रहना है। और फैमिली का भी था कि नहीं, इंडिया में ही रहना है। तो इंडिया में ही रहना है, ये तो हो गया था। और फिर इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, अब इंडिया में रहना है। तो फिर अब और मुझे ये जर्नी पसंद भी आई कि भाई सिविल सर्विसेज करते हैं, तो फिर इसमें आ गया मैं। जी, तो ये तय आपने कब किया? जब आप नौकरी करने गए थे वो कौन सा साल था? हाँ, मैं 2020 में मेरी नौकरी स्टार्ट हुई थी, और 2020 की स्टार्टिंग में हुई थी स्टार्ट, और एट द एंड आते आते उस समय कोरोना भी था, उस समय कोविड भी आ गया था। तो उस समय हम लोग सब लोग अपने अपने घर पे भी थे। तो उस समय मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिला, काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च करने का मौका भी मिला कि चलो एक बार देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड देन आई गॉट इनटू रिसर्च, पूरा देखा और फिर चीज़ें आसपास की भी देखी कि कैसे सिविल सर्वेंट इस कठिन घड़ियों में भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं सिविल सर्वेंट। तो इससे एक मोटिवेशन और मिला कि नहीं यार, ये मुझे भी करना है। ऐसे मतलब मैं भी, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी। तो ये एक मोटिवेशन मिला और फिर रिसर्च करी, एंड देन उसके 1 साल बाद फिर मैं जॉब छोड़ के फिर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन पे आ गया। तो जब ये निर्णय लिया तो घर से तो जाहिर है पूरा सपोर्ट रहा ही होगा, बड़े भैया ने सबको कन्विंस कर ही दिया होगा कि नहीं, आदित्य अब जिस रास्ते पे जा रहा है वो बिल्कुल उसका अल्टीमेट गोल है। डेफिनेटली एक बहुत ही कठिन डिसीजन भी था, क्योंकि उस समय आप 1 साल जब खुद के पैर पे खड़े हो जाते हैं और फिर आप भी एक इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और उस समय अपना लोन भी होता है, एजुकेशन लोन, वो भी एक कंप्लीट करना होता है। तो फिर उस समय भैया से यही बात हुई थी कि भैया अब ये डिसाइड किया है मैंने, सो क्या करें आगे। तो बोला डेफिनेट कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुमने डिसाइड किया है तो सही होगा, और कुछ भी ज़रूरत पड़े, कुछ भी हो तो देन आगे फॉर रेंट के लिए, आगे खाने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ी, दिल्ली जाकर प्रिपरेशन करना है, कोचिंग करनी है, जो भी ज़रूरत पड़ी सब भैया ने किया फिर। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। वाह वाह वाह। तो आपके ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके? मैंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लिया था। तो एंथ्रोपोलॉजी ही मेरे लिए सब्जेक्ट। बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है ये एंथ्रोपोलॉजी। हाँ, यही एक इसका ही रीज़न था कि एक लेने का एक छोटा भी होता है, और जैसे आपने बोला कि आपने आईआईटी में आपको कैसे इन्फ्लुएंस मिला, तो एक ये भी था कि सीनियर्स ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी लिया था, और लोग बोलते भी थे कि एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट कि आप
एज ए इंजीनियर काफ़ी फेवरेट भी होता है एंथ्रोपोलॉजी, तो इसलिए मैंने भी लिया। और उसको लेने से पहले मैंने पहले उसको पढ़ के देखा, फॉर 1 मंथ मैंने उसको पढ़ के देखा केवल, जब मैं जॉब भी कर रहा था, रोज़ 2 घंटे देता था उसको। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ, इससे कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो फिर मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया। चलिए, आपसे हमको एक अच्छी टिप्स तो ये मिल गई कि क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, तो इंजीनियर्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी जो है, मानव विज्ञान बोलेंगे शायद हिंदी में इसको। हाँ बिल्कुल, मानव जी, विज्ञान। तो ये एक अच्छा, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी 2 सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसमें चर्चा में रहते हैं, तो इसमें फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया था। जी। इसमें आदित्य जी ये ज़रा समझाइए, क्योंकि बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं, युवा हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के लिए पढ़ने का जो तरीक़ा है उसको किस तरह से सेगमेंटाइज्ड किया जाए, किस तरह से। हालांकि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, इसका कोई फार्मूला नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी शैली क्या थी? और दिल्ली में भी आपने देखा कि जो विजेता थे, जो आपके साथ आगे बढ़कर जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की, मोस्टली उनका तौर तरीक़ा क्या होता था पढ़ाई का? जी, सबसे पहले जो मतलब मैं सबसे पहले गलतियां देखता हूं लोगों में, सबसे पहली तो वो है कि आपको एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं होता है। एक ये गेम है, एक गेम की तरह है, एंड आपको गेम में एंटर करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द गेम। तो आपको पहले ये पूरा प्लान कर लेना है कि भाई ये इसके साथ आपने बोला क्या इसके सेगमेंट्स हैं, कि भाई प्री होता है और कब होता है, मेंस होता है कितने महीने बाद मेंस होता है, कितने महीने बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, अब फिर रिजल्ट कब आता है। तो ये पूरी 1 साल की साइकिल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको किस टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो मेरा ये था कि नाउ आई नो द एग्ज़ाम, कि भाई एग्ज़ाम ऐसे ऐसे होता है। इसमें 2 पेपर अपने ऑप्शनल के होते हैं, 4 जीएस के होते हैं, 1 ऐसे होता है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए पहले से कि ये पेपर्स हैं, इसके आपको प्रिपरेशन करनी है। फिर इसमें स्कोरिंग क्या होता है आपको पता है, ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग होता है। जीएस एक नॉर्मल एक जनरल सब्जेक्ट है जिसमें आपको इतनी ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि सबको एवरेज मार्क्स ही आप मान के चलते हैं, तो इसलिए आप ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबको दिमाग में रखते हुए फिर आप प्लान बनाते हैं कि हमें कितना मुझे टाइम चाहिए है इस पूरी जर्नी के लिए। तो मैंने ये प्लान बनाया कि प्री स्टार्ट होने के पहले, अराउंड मई में प्री होता है, तो उसके पहले मुझे 14 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी। तो मैंने अराउंड फरवरी मार्च में मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन 2021 में। जी, मैं आया और दिल्ली गया, स्टार्ट करी। और एक गलती और लोग करते हैं, लोग स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का अगर आप एंड रिजल्ट लिखोगे तो इसको आपके मेंस के काउंट होते हैं। प्रीलिम्स एक जस्ट क्वालिफाइंग उसमें होता है, आपको क्वालिफाई करना होता है। और प्रीलिम्स आपके लास्ट में 3-4 महीने से भी आप उसको पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन मेंस इज़ द जो एक बड़ा सब्जेक्ट भी होते हैं, मेंस 4 पेपर प्लस दो ऑप्शनल होते हैं, और वही आपके काउंट करते हैं बाद में। तो पहले आपको मेंस तैयारी करनी चाहिए। पहले आप देखिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल लेना है, कौन सी कोचिंग करनी है, ऑप्शनल क्लियर करनी भी है तो। और फिर एक प्लान बनाइए कि आप 2 महीने में जीएस कर पाएंगे, तो आपको कितना टाइम लगेगा जीएस कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगेगा ऑप्शनल कंप्लीट करने में। उसके बाद फिर प्रीलिम्स करना है। फिर उसके बाद जो 3 महीने आपको मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें क्या करेंगे। और उसके बाद फिर इंटरव्यू की बात एट द लास्ट आएंगे। तो ये आपको एक फोर्स ही करना है बिफोर इवन स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, कि आपकी अगले 20-22 महीने की जर्नी ऐसे होने वाली है। नाउ यू नो द रूल्स, किया ये चीज़ें होने वाली हैं। तो अब आप आज के दिन बैठिए, आप उसको बैकवर्ड प्लान करिए कि यार अगर आपका मेंस सितंबर में होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रीलिम्स आपको अगर मई में होता है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप एक पूरी 16-17 महीने का एक पूरा प्लान बना देते हैं। तो ये मेरा प्लान था पूरा अराउंड 16-17 मंथ्स का, फ्रॉम द फरवरी से जब मैंने स्टार्ट किया उसको। तो मेरे पास पूरा प्लान था ये, एक ऐसा मानिए कि एक महीने का, कि इस महीने में ये पढ़ूंगा, इस महीने ये पढ़ूंगा, फिर उस महीने के भी हफ्ते में ये पढ़ूंगा, ये पूरा प्लान था मेरा। फिर मैंने उसी को एग्जीक्यूट किया। अच्छा, ये बताइए कि कितने घंटे आप पढ़ते थे, और इस दौरान सोशल मीडिया और मोबाइल से आपके रिश्ते कैसे थे? ये एक क्वेश्चन रहता है। जब आप स्टार्टिंग में, जब मैं गया, जब आपको बताया ऐसे कि मैं 1 साल जॉब जब कर रहा था,
तो उस समय आपकी रीडिंग हैबिट बहुत कम हो जाती है। जब आप जॉब में होते हैं, आपका पढ़ना लगभग बहुत ही कम हो जाता है, छूट जाता है जी। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। जब मैं जॉब में ही था, जब मैंने फिर से दोबारा से किताबें उठाई, तो स्टार्टिंग में जब मैं जॉब में ही था तो मैं 2-3 घंटे पढ़ के स्टार्ट करके देखा कि यार क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ। और फिर वीकेंड में मैं पढ़ता भी था अराउंड 8-9 घंटे। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं 8-9 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी। फिर जब जॉब छोड़ी, जब दिल्ली गया, तो स्टार्टिंग में 7-8 घंटे आप टारगेट रखते हैं कि सर अगर 8 घंटे भी पढ़ाई हो गई तो काफ़ी अच्छी है। फिर धीमे धीमे जब आप उसमें पूरा डूब जाते हैं पढ़ाई में, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, फिर आपके टारगेट्स दिखते हैं आपको कि नहीं यार ये करना है, अब ये करना है, नई नई चीज़ चलती हैं पता, तो फिर आप 9 to 10 आवर्स जाते हैं। फिर जब जब जैसे एग्ज़ाम और क्लोज होने लगता है तो फिर और पुश करते हैं आप 11 to 12 आवर्स। तो फिर ये तो सबका अपना अपना होता है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, बट एक आइडियल 8-9 आवर्स तो मतलब इतना काफ़ी। और सोशल मीडिया, मोबाइल, मित्र? प्रिपरेशन को जाने से पहले ही मैंने सोशल मीडिया अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया था। मुझे पता था कि ये एक सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन रहेंगे मेरे प्रिपरेशन के लिए। तो जितना कम डिस्ट्रैक्शन हो सके उतना ही अच्छा है कि जितना आप मिनिमाइज़ कर सकते हो इस प्रिपरेशन के लिए 2 साल के लिए, तो उतना ही बेस्ट है कि डिस्ट्रैक्शन तो वैसे ही इतने आने वाले हैं, खुद से क्यों लेना है आपको। सो जिसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो तो वो उतना अच्छा है। तो सबसे पहले उसको हटाया। पढ़ाई के दौरान क्या ऐसा भी होता था कई बार कि लगता था बहुत हो गया, सैचुरेशन हो रहा है, कई बार खींच भी आती है क्योंकि लगातार एक जैसा मोनोटोनस रूटीन बन जाता है, उस ऊब को, उस जो एक मोनोटनी बन जाती है उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करते थे? जी, ये आपको, हम लोगों को प्रिपरेशन के पहले जाने से पहले ये हमेशा सोचना चाहिए कि ये जर्नी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है कि नहीं यार नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, दुनिया के बारे में जान रहे हैं, बट आफ्टर 4-5 मंथ्स इट इज़ अ वेरी बोरिंग जर्नी। बहुत ज़्यादा बोरिंग जर्नी है ये। आपको वही चीज़ रिपीट पे बार बार पढ़ना है। लक्ष्मीकांत आपको 10-12 बार पढ़नी होती है, बार बार उसी को पढ़े जा रहे हो, एंड दिस इज़ द वे कि आप अलग अलग तरीके ढूंढते हैं आप इसको कोप अप करने के लिए। तो मैंने ये कर रखा था कि संडे वॉज द डे जो मैं थोड़ा सा ऑफ रखता था कि संडे को थोड़ा सा मैं चिल करूँगा, थोड़ा केवल 5 घंटे ही 6 घंटे अगर पढ़ लिया बहुत ज़्यादा है, बस इतना ही पढ़ूंगा मैं। बाकी टाइम फैमिली से बात करूंगा, दोस्तों से बात करूंगा। पूरे हफ्ते में किसी से बात नहीं करता था 6 दिन कि कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फॉर द संडे उठ के मैं लोगों से बात करूंगा, अपने दोस्तों से कनेक्ट करूंगा, मस्ती करेंगे, लोग आएंगे, एक लंच रखेंगे, साथ बैठ के हंसी मजाक करेंगे। तो ये एक अच्छा आउटबस्ट होता था, अच्छा एक स्ट्रेस बस्टर था उस टाइम पे कि एक दिन लगता था आपको कि नहीं यार थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, उसके बाद फिर अगेन मंडे से फिर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जी, जैसा आपने बताया और इस अफसरनामा में भी हमें कई गेस्ट ने ये गाइड किया है कि रिटन बहुत अच्छा लिखिए क्योंकि नंबर उसी के सबसे मायने रखते हैं। तो जाहिर है आपने रिटन अच्छा लिखा ही होगा। इंटरव्यू कैसा गया था आपका? हाँ, इंटरव्यू मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग अलग थोड़े रहे। इंटरव्यू में थोड़ा मतलब इंटरव्यू मेरे काफ़ी अच्छे गए थे, दोनों ही इंटरव्यू मेरे अच्छे मार्क्स भी आए थे। एक्चुअली मेरे प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि इंटरव्यूज़ मैंने काफ़ी जॉब के भी दिए, फिर MBA में भी दिए, IIM में भी दिए। सो ऐसा हो गया था कि मैं हर साल कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़ दे ही रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years बैक। तो इंटरव्यूज़ का एक कंफर्टेबल में हो गया था। और फिर UPSC का जब इंटरव्यू था थोड़ा अलग होता है, काफ़ी अलग होता है जॉब इंटरव्यू से। तो काफ़ी एक्साइटिंग था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। एंड देन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंटरव्यू एंड दैट इज़ द रीज़न मुझे IPS मिला। जी जी जी, जाहिर है एक सपना पूरा हुआ और आगे बढ़े। तो कई बार जब अखिल भारतीय पुलिस सेवा मिलती है तो घर में या नाते रिश्तेदारों में एक कॉमन परसेप्शन रहता है कि बड़ा कड़क मिजाज होना चाहिए, डंडा भी चलाना पड़ेगा, ड्रेडेड जो लोग हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनसे निपटना भी होगा। तो उसको लेकर तो कोई चर्चा घर में नहीं हुई या कोई बात ऐसी नहीं उठी कि अरे आदित्य हमारा बड़ा सीधा सरल है, कैसे निपटेगा इन लोगों से? आमतौर पे होती है इस तरह की बातें। जी हाँ, मतलब डायरेक्टली इसका 1-to-1 कभी नहीं हुआ मेरे साथ, बिकॉज दे नो कि ट्रेनिंग हमारी इस तरह की होती है। एंड आई थिंक जब NPA में था, हैदराबाद में था, ट्रेनिंग जिस समय पे मेरी हो रही थी, तो उस समय उनको वो चेंजेस दिखने लगे थे कि नहीं यार मैं क्या था अब क्या मतलब होने लगा हूँ।
फिजिक चेंज, आपका बोलने का तरीका चेंज, आप उस तरह से बात करते हैं एक ऑफिसर की तरह, तो वो चीज़ें चेंजेस होने लगती थी। एंड देन दे नो कि नहीं यार वो कर लोगे, एंड देन इट। तो ये जो हैदराबाद की आपकी ट्रेनिंग रहती है, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी बोलते हैं सर उसको? हाँ, नेशनल पुलिस एकेडमी। तो कितने महीने की रहती है ये ट्रेनिंग? ये टोटल 18 to 20 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। ये फेज़ 1 हमारा 10 मंथ्स का होता है। देन आप फिर फील्ड में आते हैं 6 मंथ्स के लिए, फिर वापस आप 2 मंथ्स के लिए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो टोटल ये 18 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग रहती है। मोस्टली इसमें आपको तमाम तरह की जो परिस्थितियां आपके सेवा काल में आने वाली हैं उनसे भी अच्छे से रूबरू करा दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि फॉर द पुलिसिंग हमारे सबके लिए बहुत नया होता है। और जो सब्जेक्ट्स आपको लॉ से डील करना है, तो आपके सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं, लॉ, क्रिमिनोलॉजी, आपके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपके साइबर क्राइम्स, तो ये आपको थियोरेटिकल पार्ट में हो गया। फिर फिजिकल के लिए आपको पूरे तो सुबह से लेके शाम तक एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, ड्रिल्स वगैरह होती हैं, हॉर्स राइडिंग होती है, स्विमिंग होती है, काफ़ी आपके नई नई स्किल्स भी डेवलप होती हैं, काफ़ी नई चीज़ें सीखते हैं आप। और फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ा टेक अवे होता है एनपीएस से, वो आपकी फ़िज़िकल फिटनेस का भी होता है कि आप एक फ़िज़िकल फिटनेस के लिए एक तरह के लिए प्रेरित रहते हैं हमेशा। और इस जॉब में ज़रूरत भी है इस फिज़िकल फिटनेस की पुलिसिंग में, तो एक काफ़ी बड़ा टेक अवे रहता है ये। हमने ये भी कुछ आपके काडर के ऑफिसर से सुना है कि घुड़सवारी एक बड़ा मुश्किल सौदा भी हो जाती है वहाँ, और कुछ लोग तो काफ़ी हिम्मत हार देते हैं कि नहीं साहब ये हमसे नहीं हो पाएगा। इज इट ट्रू सर? बिल्कुल, काफ़ी ट्रिकी रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंजरी भी इसमें होती हैं घुड़सवारी में, क्योंकि सभी के लिए नया होता है। किसी ने भी पहले घुड़सवारी नहीं की होती अपनी लाइफ में, वहाँ पर पहली बार जाके होती है। और वो केवल आपके ऊपर नहीं, घोड़े के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो उस समय कैसा है, गर्मी ज़्यादा है क्या, मतलब किस मूड में है वो भी। लेकिन वहाँ पे ट्रेनर्स इतने अच्छे हैं, आपको काफ़ी सिखाते हैं, और फिर धीमे धीमे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और फिर आप कंफर्टेबल जाते हैं, देन यू पास द एग्ज़ाम। और फिर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और घोड़े के लिए ये भी कहा जाता है कि वो सवार के आत्मविश्वास को चेक करता है। जब उसे पता चल जाता है कि उस पर सवारी जो करने वाला है वो बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है, तो वो उसको अपना स्वामी मान लेता है। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है। जी। सर, एक ज़िंदगी का बड़ा अहम पड़ाव है, आपने मकाम हासिल किया, पहले आईआईटी, फिर एमबीए और फिर अब आईपीएस। जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, और अभी 1 महीने पहले ही आपने इस सुंदर और बहुत सुंदर दुनिया में प्रवेश किया है, तो क्या ये लव मैरिज सॉर्ट ऑफ थिंग रही या अरेंज मैरिज रही? और हमने सुना है कि आपकी जो जीवन संगिनी है वो एमबीबीएस हैं और एमडी कर रही हैं अभी। जी, ये हम लोग की पहली मुलाकात यहाँ इंदौर में ही हुई, और इंदौर से ही ये लव स्टोरी स्टार्ट हुई। एंड देन इट सॉर्ट ऑफ क्लिक्ड ऑफ जब मेरी पहली पोस्टिंग मैं ट्रेनिंग में था इंदौर में। एंड वो भी वहाँ पे एमडी अपना स्टार्ट ही कर रही थी, एंड देन वी मेट, एंड देन वी क्लिक्ड ऑफ। एंड देन 1 साल बाद फिर हमने 6 महीने बाद 7 महीने बाद हमने घर वालों को बताया, एंड देन फिर घर वाले रेडी हो गए, एंड देन वी वेंट टू मैरिज। तो ये पहली मुलाकात कहाँ हुई थी इंदौर में? पहली मुलाकात ऐसे देखा जाए, सबसे पहली मुलाकात तो भोपाल में हुई थी, एक फंक्शन में। अच्छा। शी ऑल्सो डॉटर ऑफ आईपीएस ऑफिसर। अच्छा, वाह। एंड सर चंचल शेखर सर हैं, आईपीएस अपने एमपी कैडर के ही हैं। जी, उनकी डॉटर हैं ख्याति शेखर जी। तो पहली मुलाकात वहाँ पे हुई थी, तो बस एक अपनी हाय हेलो, एक जस्ट एक जान पहचानी थी, इट्स नॉट लाइक नथिंग, कुछ था नहीं। फिर जब मैं इंदौर में था, फिर वो भी उस समय एमडी करने इंदौर में आई, फिर मुलाकात वहाँ से अपनी बढ़ने लगी, फिर वी स्टार्टेड डेटिंग, एंड देन फिर शादी के लिए फिर सोचने लगे। वाह। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, कैसे देखते हैं, अभी तो एक यात्रा शुरू हुई है, और ये यात्रा कई हमारी शुभकामनाएं हैं कि गौरवशाली पड़ावों से गुजरते हुए आगे बढ़ती रहे। और आपसे बात करके जितना मैं समझ पाया, आप एक बहुत खुश मिजाज और ज़िंदगी को बहुत सकारात्मक तरीके से देखने वाले व्यक्तित्व हैं। कैसे देखते हैं आने वाले जीवन को, बीइंग एन इंडिविजुअल भी और एक युवा आईपीएस अधिकारी के तौर पर भी? हाँ बिल्कुल, मेरा यही एम रहेगा कि जिस वजह से मैं सिविल सर्विसेज में आया,
उसको मैं पूरा कर पाऊँ। IAS IPS आर वन ऑफ द फ्यू सर्विसेज जहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करता रहूँगा कि मैं कुछ भी सोसाइटी के लिए कर पाऊँ, उनकी किसी भी तरह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, किसी भी तरह से एक ये जिस जगह मेरी पोस्टिंग हो उसको थोड़ा सा बेहतर कर पाऊँ। यही मेरी एक एम रहेगा, यही मेरे गोल्स रहेंगे। बहुत शुभकामनाएं आदित्य जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शरद जी। और मैं लास्ट में एक इंटरव्यू का मुझे याद आया जी कि इंटरव्यू में मैं देखता हूँ लोगों को, जनरली लोग मुझे मिलते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, क्या करें, तो लोग इंटरव्यू में पहले आते हैं। आई थिंक ये सोशल मीडिया का असर भी है कि लोग इंटरव्यूज़ जो पढ़े होते हैं अपने ऑनलाइन वो देख के वहाँ का इंटरव्यू बहुत ही डिफरेंट होता है और कॉन्फिडेंस इज़ द की। मुझे याद है जब मेरा सेकंड इंटरव्यू था कि किस तरह से आप कॉन्फिडेंट रहते हैं इवन दो कुछ गलत चीज़ें आपको लगता है आपने कर दी हैं। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ। सेकंड इंटरव्यू में जैसे ही मैं गया बोर्ड के अंदर, आई एंटर्ड द रूम। मैं वहाँ पे पैनल बैठा हुआ था, 6 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। मैं अंदर गया, बैठा वहाँ पे मैं, तो जो वहाँ के चेयरपर्सन थे उन्होंने बोला ही वॉज एन IFS ऑफिसर फॉरेन सर्विस। तो उन्होंने बोला आदित्य आई थिंक ये बैठने का तरीका और ज़्यादा फॉर्मल है, आई थिंक आप लोगों को कोचिंग ने सिखाया है। सो आप दोबारा जाइए गेट के बाहर और दोबारा आइए। उस समय पे काफ़ी ज़्यादा मेरा वो माइंड वो हो गया कि यार ये कैसा हो गया कि मतलब दोबारा मुझे रूम के बाहर बोल दिए जाने को। एंड देन फिर जब आप रूम के बाहर गए होते हो, आप वहाँ सोच रहे होते यार क्या सही में बेकार हो गया इंटरव्यू। फिर आपने दोबारा गेट खोला, फिर आप वहाँ बैठे, एंड देन हाउ यू पिक अप फ्रॉम देयर, दैट इज़ व्हाट दे आर चेकिंग कि आप कॉन्फिडेंस आपका, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस कैसा है आपका। एंड फिर मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिले उसमें। एंड देन तो कॉन्फिडेंस इज़ द की इन द इंटरव्यू। क्या बात है, यह आपका बहुत ही प्रेरणादायी इंसिडेंट आपने हमारे साथ साझा किया कि कितनी चतुराई से अखिल भारतीय विदेश सेवा के उन अधिकारी महोदय ने आपके आत्मविश्वास को पूरे पैनल के साथ जज किया कि एक झटका दिया पहले कि नहीं, इट सीम्स यू आर टू फॉर्मल मैन, गो आउटसाइड एंड कम अगेन। और जब आप दोबारा आते हैं तो फिर आप अपने कॉन्फिडेंस, अंदर लड़ रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं आप, लेकिन आप उस पर काबू पाके फिर बैठते हैं और वहीं से आपकी जीत, जय जय और विजय शुरू हो जाती है। वाह सर, वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और ऑफिसर के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।